नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम का पूरा वन शॉट दिए थे, जो एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अति अनिवार्य है। उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। और बायोलॉजी का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं नियंत्रण एवं समन्वय दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। इनके बाद 2 वीडियो और आएगा और पूरा बायोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा 4 वीडियो में। तो इस प्रकार से मैं दूसरा चैप्टर पहले लेकर आया हूं, नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय में क्या पढ़ना होता है, जैसे हमारे शरीर है तो इसमें कई, अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या बोलना है, ये हमारे शरीर कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो इन चीजों को जानना है। ये कहां से हो रहा है, इन चीजों को पढ़ना होता है नियंत्रण एवं समन्वय में। यानी नियंत्रण मतलब हुआ कंट्रोल, कहां से हो रहा है, कौन सा मशीन हमारा कंट्रोल कर रहा है। और समन्वय मतलब होता है तालमेल कैसे बैठ रहा है। आखिर हमें यही बात बोलना है, इसके बाद ये बात कहना है, हमें सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ये तालमेल कहां से आ रहा है। तो ये चीजें जो होता है ये समन्वय होता है। यानी किसी चीज को हद तक बनाए रखना नियंत्रण होता है, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें किसी क्रिया अनुक्रिया को वांछित स्तर तक बनाए रखना क्या होता है, नियंत्रण होता है। और क्रिया प्रतिक्रिया के बीच तालमेल क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। आशा समझ में आया होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जो हमारा शरीर है, ये शरीर में एक एक कोशिकाएं जो है सभी बातों को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे कई कोशिकाएं जो काया कोशिका होते हैं वो अपने उसका अलग काम है वृद्धि विकास करना। कई कोशिकाएं होती है जो संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग कहने का मतलब जैसे त्वचा हो गए, हमारे कान हो गए, जिससे हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, छू के अनुभव करते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जीभ हो गए, चाट के अनुभव कर लेते किसी चीज का, आंख से देख के अनुभव कर सकते किसी चीज का, नाक से सूंघ के कर सकते हैं, कान से सुन के कर सकते हैं। ये 5 जो हमारा संवेदी अंग है, ये संवेदी अंग से जुड़ा हुआ रहता है हमारा क्या, हमारा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सा होते हैं, तंत्रिकाएं कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका की यदि बात करें, तंत्रिका कोशिका के और उसके साथ हमारा मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु हो गया। जो तंत्रिका कोशिका, इधर तंत्रिका कोशिका गया हुआ है और जो रीढ़ रज्जु है, रीढ़ रज्जु में तंत्रिका कोशिका सूचना देता है। जैसे यहाँ कुछ हुआ, ये सूचना रीढ़ रज्जु को दे देगा, रीढ़ रज्जु हमारा जो मस्तिष्क को देगा। तो मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका कोशिका, ये सब मिलाकर के हमारा तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं, मेरुरज्जु पर मस्तिष्क ये पढ़ने वाले हैं, मेरुरज्जु जो रीढ़ का ये धागा है अंदर में, ये पढ़ने वाले हैं। और तंत्रिका कोशिका जो जाल बिछा हुआ शरीर में, ये पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मस्तिष्क का क्या काम है, तो एक शब्दों में जाने, मस्तिष्क हमारे जो ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने मन से करना चाहते हैं, है ना, उसका नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। जैसे हमें पढ़ाना था अभी तो आए, तो ये हमारा मस्तिष्क में आया विचार, ठीक है। हमें नहीं पढ़ना होगा, ये हमारा कहाँ विचार आएगा, मस्तिष्क में। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो अपना मन से इच्छा के अनुसार करता है, उसका नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। जो हमारे अनिच्छिक क्रिया होता है, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, अचानक से मेरे पलके झपक जाता है, अचानक से बच्चे रात में डर जाते हैं, चीख आ जाता है कहीं, ये अनिच्छिक क्रिया होता है, उसका नियंत्रण कौन करता है, जो हमारा रीढ़ रज्जु है वो करता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, ये तंत्रिका कोशिका का कोई भी सूचना को रीढ़ रज्जु तक पहुंचाना, और रीढ़ रज्जु किसको पहुंचाता है, मस्तिष्क को। जब कोई एक साधारण सी बातें होती है तो ये तंत्रिका कोशिका रीढ़ रज्जु को देता है, रीढ़ रज्जु मस्तिष्क को देता है। यदि इमरजेंसी वाला कोई बात होता है तो तंत्रिका कोशिका रीढ़ रज्जु को देता है, और रीढ़ रज्जु स्वतः अपना आप अनुक्रिया कर देता है, तो वो अनिच्छिक क्रिया हो जाती है जिस पर हमारा इच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तंत्रिका तंत्र में हम 3 बातें पढ़ेंगे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। तो मस्तिष्क में कौन सा क्रिया, अनिच्छिक क्रिया, मेरुरज्जु मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रिया, और मेरुरज्जु में कौन सा क्रिया, अनैच्छिक, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तंत्रिका कोशिका को हम दूसरे भाषा में न्यूरॉन भी बोलते हैं। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। और जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र कुल मिलाकर के मस्तिष्क भी बना होगा तो कोशिका से बना होगा, मेरुरज्जु भी बना होगा तो कोशिका से बना होगा। और ये कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र यानी टोटल मिलाकर के किससे बना है, तंत्रिका कोशिका। मेरुरज्जु भी तंत्रिका कोशिका से बना है, मस्तिष्क भी तंत्रिका कोशिका से बना है। अतः तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे घर का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई ईंट हुआ, मानव शरीर का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है उसे किसे क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। दोस्तों, यदि बात करें, जो तंत्रिका कोशिका होते हैं इसमें विभाजन, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है,
नहीं होता है। कोशिका विभाजन होना जरूरी होता है, लेकिन जो हमारा तंत्रिका कोशिका होता है उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए मस्तिष्क हमारा तंत्रिका कोशिका से ही बना है, जिस कारण से मस्तिष्क में चोट लगने के बाद घाव ठीक नहीं होता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मस्तिष्क में मारना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मस्तिष्क का कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सबसे तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है वो आप लोग बताइए, सबसे तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ठीक है, तो आपका हो गया तंत्रिका कोशिका होगा, तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया 10वीं बोर्ड में। ठीक है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका का विभाजन कोशिका विभाजन नहीं होता है। और यदि बात करें सबसे तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यकृत, लीवर में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरे वक्त का। देखिए अब बात करेंगे आवेगों के गमन के मार्ग क्या होता है दोस्तों। यदि बात करेंगे कोई भी, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर किसी ने मारा तो यहाँ पर उद्दीपन उत्पन्न हुआ। उद्दीपन, कोई भी सूचना यहाँ पर उत्पन्न हुआ कि हमें चोट लगा है। ठीक है, तो चोट लगा तो ये किसे गया पहले, ये गया ग्राही अंग को, मतलब यहाँ पर मारा गया तो त्वचा हमारा हो गया ग्राही अंग। कोई ध्वनि सुने तो कान हो गया ग्राही अंग। ध्वनि उद्दीपन उत्पन्न हुआ, कान सुन लिया तो कान हमारा क्या हुआ, ग्राही अंग। जैसे मारे तो उद्दीपन उत्पन्न हुआ, ग्राही अंग क्या किया, ग्रहण किया, चोट लगा। ग्राही अंग किसको दिया, संवेदी न्यूरॉन को, मतलब तंत्रिका कोशिका को दिया। तंत्रिका कोशिका किसके पास लेके जाएगा, तो मेरुरज्जु के पास, या उसी के रास्ते से कहां पहुंच जाएगा, मस्तिष्क के पास। फिर समझिए, उद्दीपन उत्पन्न हुआ, ग्राही अंग ग्रहण किया, ये संवेदी न्यूरॉन को दिया। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका को दिया। तंत्रिका कोशिका रीढ़ तक पहुंचाया, रीढ़ के बाद यहां तक पहुंचाया, मस्तिष्क तक पहुंचाया। मस्तिष्क को जो ही पता चला हमें चोट लगा या मच्छर काटा है, तो उधर से एक और तंत्रिका कोशिका यानी प्रेरक तंत्रिका कोशिका को भेजा ताकि क्या हुआ है देखो। तो ये जो भी रिलेटेड ग्रंथि होगा या कोई जैसे हाथी पेशी हो गया या अभिवाही अंग हाथी हो गया, इसे तुरंत सूचना देता है कि ये करना, उसे मारना है। तो यानी 1 मिनट में मच्छर काटा, तुरंत पता चला मस्तिष्क को, मस्तिष्क तुरंत प्रेरक न्यूरॉन को कहा और हाथ जा यहाँ खींच दिया। ठीक है, तो ये होता है कि आवेग गमन करता है। आवेग का क्या करता है, गमन। आवेग गमन करता है, पहले क्या होता है, उद्दीपन उत्पन्न होता है, ग्राही अंग लेता है, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन के पास जाता है, संवेदी न्यूरॉन मस्तिष्क के मेरुरज्जु को भेजता है, ये कहाँ देता है, प्रेरक न्यूरॉन को। अब प्रेरक न्यूरॉन किसी ग्रंथि को, जैसे अंतस्रावी ग्रंथियां आ रही है सबको, या तो पेशी को या तो अभिवाही अंग को देख करके अनुक्रिया हो जाता है। आवेग के गमन का मार्ग है। आवेग जिस मार्ग से गमन करता है उसी को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये हमारा प्रतिवर्ती चाप हो गया। आवेग जिस मार्ग से गमन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। एक अनैच्छिक क्रिया जिसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु। अगर पूछेगा आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, कहेंगे यह एक अनैच्छिक क्रिया जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, मेरुरज्जु करता है, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। दोस्तों यदि बात करें, अभी हमने कहा प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। क्या बोलेंगे, एक अनैच्छिक क्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया यह एक अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। लेकिन टहलना क्या है, टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। टहलना एक क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया हो एक अनैच्छिक क्रिया जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, और वही टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया। चलिए आगे क्या है, देखिए सबसे इंपोर्टेंट जो इस टॉपिक की बात आती है दोस्तों, वो है हमारा क्या, वो है हमारा न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका होता कैसा है। तंत्रिका कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका होता कैसा है। जो हमारा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है, जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का चित्र कैसा होता है। सभी कोशिका का अपना अपना आकार होता है दोस्तों। इस तरह से गोल कोशिका होता है,
चौकोर कोशिका होता है, बेलनाकार कोशिका भी होता है। ठीक है, इसी सिलसिले में जो न्यूरॉन होता है उसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। न्यूरॉन का जो आकार का बात करेंगे, इसका जो आकार का बात करेंगे दोस्तों, न्यूरॉन का आकार होता है तारा की तरह। वो तारा में भी कैसा, पूंछ वाले तारा, यानी हम कहते हैं पुच्छल तारे की आकार का। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, पुच्छल तारे आकार का होता है। देखिए ये तारा है, पूंछ वाले तारा, तो पुच्छल तारे हम इसको कहेंगे। ठीक है, अगर बात करें न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं दोस्तों, आपको कहना 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। सबसे पहले ये जो आपको तारे जैसी संरचना नजर आ रहा है, ये जो तारे जैसी संरचना नजर आ रहा है, इसे हम लोग साइटोन कहते हैं, कोशिका का मुंह कहते हैं कोशिका का। ठीक है, साइटोन कोशिका काय कहते हैं। मेन चीज यही है, ये तारे वाला भाग। और ये जो सबसे लंबा भाग आपको नजर आ रहा है, सबसे लंबा ये यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं, यानी तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन। और हमारे ये जो धागे जैसी रचना है, ये धागे जैसी रचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुम्रिकाएं यानी डेंड्राइट कहते हैं। तो 1, 2 और 3 रेड कलर का लिखा। ये कोशिका जो न्यूरॉन है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला बड़े सबसे लंबा भाग, अगर कोशिका तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग क्या कहना है, एक्सोन। क्या बोलेंगे, एक्सोन। और तारे जैसा भाग क्या बोलेंगे, साइटोन। अगर बोलेगा धागे जैसी रचना क्या कहलाता है, डेंड्राइट। क्या कहलाता है, डेंड्राइट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है माइलिन शीथ। क्या नाम होता है, माइलिन शीथ। इस प्रोटीन के बीच बीच में कहीं कहीं गांठ पाया जाता है, जिस गांठ का नाम होता है क्या, रेनवेयर की गांठ। कई बार इस क्वेश्चन को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी कह देता है, कह देगा तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है। इसके बाद ये दर्शाना, ज्यादा नाम है नहीं, डेंड्राइट लिखना है, साइटोन लिखना है, एक्सोन लिखना है, प्रोटीन को माइलिन शीथ कहते हैं, और जो गांठ बीच बीच में उसको हम लोग रेनवेयर की गांठ कहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर सूचना यहाँ पर कहीं से आया है, ये सूचना इस तरह से इधर जाता है, जाने के बाद फिर दूसरा कोशिका में जाता है, दूसरा कोशिका फिर यहाँ शुरू हुआ, फिर इधर जाएगा। तो यहाँ जब दूसरा जाएगा तो एक कोशिका ये हुआ, ये हुआ कौन सा, दूसरा कोशिका। तो 2 तंत्रिका कोशिका, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में ये जो जगह है, ये जो खाली जगह है, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली जगह है, इस जगह को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली जगह को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिनेप्स कहा जाता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली जगह को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, विश्वास है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे की बात है मानव मस्तिष्क का। किसका, मानव मस्तिष्क का। दोस्तों मानव मस्तिष्क का जब बात करते हैं, मानव मस्तिष्क हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे आगे का भाग जो हम लोग अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, और सबसे बड़ा होता है, इसे हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, इसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। यानी परम मस्तिष्क या अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क या ऐसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ठीक है, उनके बाद पीछे का जो भाग होता है, पीछे के भाग को हम लोग अणु मस्तिष्क कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं, छोटा मस्तिष्क, अणु मस्तिष्क या पश्च भाग कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। और सबसे नीचे का भाग, आधारीय भाग, जिस पर तंत्रिका जो हमारा मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु धागा लगा हुआ है। मेरुरज्जु क्या है, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक धागा है, मेरुरज्जु लगा है, उसको आधारीय भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे मानव मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। जो हमारा अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है, अनु मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम है, और हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा आधारीय भाग है। ठीक है, तो अगर बात करें प्रमस्तिष्क, यह सबसे ऊपरी भाग है, पहला बात ये हुआ। दूसरा ये सबसे क्या है, बड़ा भाग है, सबसे ऊपर में है और सबसे बड़ा है। इसी जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क के ऊपर में दोस्तों इस तरह से संरचना पाया जाता है। आप लोग मस्तिष्क में देखे होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से संरचना जो पाया जाता है दोस्तों, इस तरह से संरचना जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग गायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, गायरस कहते हैं। ठीक है, जिसके दिमाग जितना तेज होता है उसमें ज्यादा ओझरी होता है, गायरस उसमें जितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको गायरस कहते हैं। ठीक है, ये बात है, सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद अग्र मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, आगे का मस्तिष्क का ऊपरी भाग, सबसे बड़ा भाग, यानी 2/3 भाग में यही फैला हुआ है, सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, सबसे आगे का भाग इसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। मेन जो चीजें हैं, अगर बात करें कार्य का, तो जो प्रमस्तिष्क है, इनका कार्य क्या है दोस्तों, तो मानसिक क्रिया जैसे बुद्धि, विचार, ये सब चीजें जो भी आता है, ये क्षमता उत्पादन करना। संवेदना का दर्द, ये सब का ज्ञान यही कराता है। संवेदना, दर्द, गर्मी, गंध, ये सब चीज का संवेदना कहना यही कराता है।
जो हमारा इसी के नीचे एक भाग होता है पंस नामक भाग, जो हमारा श्वसन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगर आपको पूछेगा बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, आपको कहना परम मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क का यदि बात करें तो ये पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है, इसे पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। और जो हमारा कंट्रोल होता है शरीर का, नियंत्रण होता है, गतियों का नियंत्रण, शारीरिक गतियों का नियंत्रण और संतुलन यही करता है। अगर शराब पीने वाले व्यक्ति के दिमाग पर सबसे ज्यादा जोर कहाँ पड़ता है, क्या कहेंगे, अनुमस्तिष्क पर, सेरिबेलम पर पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। जो हम प्लेट पर लिख पाते हैं किसके कारण, अनुमस्तिष्क कारण। ये खराब होने से लाइन पे नहीं चल पाएंगे, सीधी रेखा पर नहीं चल पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि बात करें तो उसके बाद का मेडुला ऑब्लांगेटा है, कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो हमारा मस्तिष्क का आधारीय भाग है, नीचे का भाग, इसे हम लोग मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जानते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद ही हमारा जो मेरुरज्जु है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये आधारीय भाग है, कौन सा भाग है, आधारीय। मेरुरज्जु से ये जुड़ा रहता है, ठीक है, मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। हृदय धड़कन, जो भी इंपोर्टेंट चीजें, अनैच्छिक बातें यहाँ पर कंट्रोल होता है। लाभ निकलना, रक्त परिसंचरण, श्वसन निकलना, ये सब चीज यही से नियंत्रण होता है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। मेरुरज्जु का क्या कार्य ये भी आप बता दीजिए। कहेंगे मस्तिष्क तक आवेग को पहुंचाना। पहला तो बात है, जो भी आवेग उत्पन्न हुआ ये मस्तिष्क तो कौन पहुंचाता है, मेरुरज्जु पहुंचाता है। उनके बाद प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब अभी जस्ट पढ़े थे, जो हमारा अनैच्छिक क्रिया है, कौन सा, अनैच्छिक क्रिया, उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है, अनैच्छिक। ठीक है, उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो विश्वास है ये पीपीटी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है जो हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होता है उनके बारे में जरा हम बात करते हैं। दोस्तों, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। ये पादपों में भी हार्मोन बनते हैं जो पादपों में भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यदि बात करें, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकलता है, हार्मोन अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे, और शरीर के नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अगर बात करेंगे पादप हार्मोन का क्या कार्य है, पेड़ पौधा में क्या होता है, जड़ तना का वृद्धि होता है, पत्तियों का वृद्धि होता है, बीज का प्रसुप्ति भंग होता है, नया पौधा बनता है, फल पकता है, गिरता है, फूल खिलता है। ये सब किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है, ये पादप हार्मोन का अगर कार्य पूछेगा तो ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन है, अपना लोग में हार्मोन पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में। दोस्तों, पादप हार्मोन में सबसे जो मेन होता है वो होता है ऑक्सिन। कौन सा होता है, ऑक्सिन। ये वृद्धि हार्मोनों का समूह होता है। अगर पूछेगा ऑक्सिन किस प्रकार का हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन है, जड़ों के अग्रभाग में पाया जाता है। जो जड़ है, जड़ के सबसे अगला भाग में पाया, जो जड़ को लंबा करता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन है। जिबरेलिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जो तना के वृद्धि के सहायक होते हैं। तना के वृद्धि में कौन सहायक होते हैं, जिबरेलिन। यानी ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों क्या करता है, वृद्धि हार्मोन है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद करेंगे एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, वृद्धि मंद करने वाला, पत्तियों को, फल को, बीजों को, ये सब पत्तियों को गिराता है, फल को गिराता है, फल पकाता है, ये कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इसे एबीसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, वृद्धि को रोकता है, ये बात ध्यान रखना है। जो साइटोकाइनिन है ये वृद्धि उत्प्रेरक है। ये जो वृद्धि करता था कौन, ऑक्सिन और जिबरेलिन, इसे वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरित करता है कौन, साइटोकाइनिन। ठीक है, वृद्धि करने को उत्प्रेरित करता है। अन्य हार्मोन भी आपको याद रखना है, ट्रोमेटिन है, फ्लोरिजेंस है, कैलिन है। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको उत्तर देना है, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें पादप में गतियां क्या होती है। दोस्तों, गतियां का मतलब हुआ जब प्रकाश, जैसे हमने कई पौधे का आप यदि किसी छाया वाला स्थान में लगा दीजिएगा तो वो खिड़की होकर के वो सूर्य के प्रकाश तरफ जाने लगता है, पौधा वृद्धि करके। तो पौधा का तना वृद्धि करके, पत्तियां वृद्धि, भाग वृद्धि करके सूर्य की तरफ जाने लगता है, प्रकाश की तरफ जाने लगता है। पौधा की इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधा की इस गति क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की तरफ जाना, प्रकाश की ओर जाना, प्रकाश की ओर जाना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। कौन जाता है, पौधा का प्रकाश की ओर जाना, प्रकाशानुवर्तन। जो पौधा के जैसे मान लो हमने एक गमला में ऐसे करके, अगर गमला लगा करके एक पौधा ऐसे लगा दे, पौधा कर दे इस तरह से। दोस्तों, ऐसे जब पौधा हो जाए, ऐसे जब क्या हो जाए, पौधा हो जाए, इसका जो जड़ होगा वो नीचे तरफ जाने लगेगा, जड़ नीचे जाने लगेगा। तो इसे जड़ों का नीचे तरफ जाना, यानी जड़ों का गुरुत्व की दिशा, गुरुत्व की दिशा मतलब हुआ नीचे की तरफ जाना, गुरुत्व की दिशा में जाना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है।
और अगर जल का कहीं स्रोत है, पौधा का जल की तरफ बढ़ता है, यानी जल की तरफ जाना, जल की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन कहलाता है। अगर कहीं पर पौधा है, यहाँ पर बगल में रसायन खाद रखा हुआ है, तो पौधा का जल खाद की तरफ जाएगा, यानी रसायन की तरफ जाना, रसायन की तरफ जाना क्या कहलाएगा? रसायनोवर्तन कहलाएगा। ये पौधा की कुछ गतियां पाई जाती है। प्रकाश की तरफ भी पौधा वृद्धि करता है, जल की तरफ भी वृद्धि करता है, और यदि गुरुत्व की दिशा में भी वृद्धि करता है, और रसायन पदार्थ की दिशा में भी वृद्धि करता है। इस तरह से नाम इसका बन गया। ठीक है, चलिए नास्टिक गति क्या होता है? ऐसी गति है जो किसी प्रकार को उद्दीपन से स्वतंत्र हो, तो उसको कौन सा गति कहते हैं? नास्टिक गति कहते हैं। मतलब किसी प्रकार से गतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं नास्टिक गतियां। ठीक है। अनुकुंचन क्या होता है? जब पत्तियों में संकुचन होना अनुकुंचन कहलाता है। पत्तियों में क्या होना? संकुचन होना क्या कहलाता है? अनुकुंचन कहलाता है। आपने छुई मुई के पौधे को अगर छुइएगा तो वो शर्मा जाएगा, संकुचित हो जाएगा, उसको कहते हैं अनुकुंचन। ठीक है। जैसे आंवला चिरेता हो गया, जैसे सूर्य अस्त होगा तो वो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं शाम के समय में। आंवला चिरेता छुई मुई को छूने से मुरझाता है, आंवला चिरेता के सूर्य अस्त होने के बाद ये क्या होता है? मुरझा जाता है। इस गति को क्या कहा जाता है? अनुकुंचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हार्मोन की यदि बात करें, हमने कहा हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। और यदि बात करें हार्मोन का खोज कौन किया था? बेरी से मार्शलिंग किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और पादप हार्मोन का खोज FW बेंट 1928 ईस्वी में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ग्रंथि, यदि बात करें जो हार्मोन कहां से निकल? अंतःस्रावी ग्रंथि से। पहले ग्रंथि समझ लेते हैं, ग्रंथि होता क्या दोस्तों? ग्रंथि हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम है हार्मोन उत्पादन करना, अंतःस्रावी ग्रंथि का काम है हार्मोन उत्पादन करना। बहिःस्रावी ग्रंथि का काम है एंजाइम उत्पन्न करना। बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पिछले क्लास में हमने जाना था, जो जेब प्रक्रम जाना था। बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो हमारा जैसे यकृत हो गए, पित्ताशय हो गए, ये सब बहिःस्रावी जठर ग्रंथि हो गए, पैराटिड ग्रंथि, लाल ग्रंथि हो गई, ये सब रस निकालता है जो नस के माध्यम से दूसरी जगह पर जाता है। इसमें नस जुड़ा होता है, इसे नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। जो बहिःस्रावी ग्रंथि है इसे हम लोग नलिका युक्त ग्रंथि, क्योंकि नली लगा हुआ, पाइप लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। एंजाइम का काम क्या है? भोजन का पाचन करना है। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? जैसे ये ग्रंथि है, ये मटर के दाने जैसे कुछ भी जैसे है, तो इससे जो रस निकलेगा ये डायरेक्ट ब्लड में जाके मिलेगा। इसमें कोई नस लगा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। इसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन सीधा कहाँ जाके मिलता है? ब्लड में जाके मिलता है, दूसरे स्थान पर जाके प्रभाव करता है, हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन का काम क्या है सर? नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार की ग्रंथि होता है। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन हमारे शरीर में है? दोस्तों सबसे पहले बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि का, यदि हम बात करते हैं, सबसे मेनली जो हमारे दिमाग में है उसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में लगभग सबसे छोटी ग्रंथि पाए जाते हैं। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन निकलता है। सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन निकलता है। सभी ग्रंथि जितने हैं अंतःस्रावी, सबको कंट्रोल कौन करता है? सबसे छोटी होते हुए भी सबको कंट्रोल करता है। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन निकालता है, जिस कारण से पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। पूछेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्यों कहते हैं? कारण क्या है? अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाला हार्मोन ये निकालता है। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। दोस्तों यदि पीयूष ग्रंथि का बात करें, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है और ये मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, यदि बात करें पीयूष ग्रंथि पर भी एक का कंट्रोल होता है, जिसका नाम होता है क्या? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि पर किसका कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस का। तो ग्रंथियों का ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथियों का ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि का भी ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, याद रखिए, ग्रंथियों का ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से हार्मोन क्या क्या निकलता है। सबसे पहला हार्मोन है दोस्तों वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर का हड्डी का वृद्धि करता है, जिससे हमारा शरीर लंबाई में वृद्धि करता है। अगर बचपन में ये ज्यादा निकलने लगता है तो लंबेपन का बीमारी होता है। अगर ये बचपन में कम निकलता है, ड्वार्फिज्म यानी कि नाट्यपन, बोनापन का बीमारी हो जाता है, जब वृद्धि हार्मोन कम ज्यादा होने से। ठीक है, चलिए वृद्धि हार्मोन समझ गए। वृद्धि हार्मोन कम ज्यादा होने से बीमारी होता है, लंबेपन और बोनापन का बीमारी होता है। अगर बात करें दूसरा हार्मोन क्या निकलता है पीयूष ग्रंथि, दूसरा कहेंगे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक निकालता है, जो इसे हम ACTH के नाम से जानते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन निकलता कौन है? ACTH हार्मोन निकलता कौन है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन ये क्यों निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए।
एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसका कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इतना हार्मोन निकालना है, क्या करना है, इस पीयूष ग्रंथि के हाथों में ये बातें हैं, ठीक है। चलिए दूसरा होता है गोनाडोट्रोपिक जीटीएच हार्मोन। कौन सा? गोनाडोट्रोपिक जीटीएच हार्मोन, जो विरिसन और अंडाशय को कंट्रोल करता है। यानी विरिसन और अंडाशय से अन्य हार्मोन निकलता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? जीटीएच। जीटीएच कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि का पूरा दुनिया में दबदबा है, सब ग्रंथियों पर इसका कंट्रोल है। किसका? पीयूष ग्रंथि का। दोस्तों यदि बात करें जीटीएच हार्मोन, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एफएसएच, दूसरा होता है एलएच। जो जीटीएच होता है, जो गोनाडोट्रोपिक होते हैं, पहला प्रकार होता है उसको कहते हैं फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एफएसएच कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग उत्तेजक होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। ये क्या करता है? अंडाशय के फॉलिकल को उत्तेजित करता है। अंडाशय के फॉलिकल को क्या करता है? उत्तेजित करता है, अंडा निर्माण को उत्तेजित करता है, एफएसएच हार्मोन। और जो एलएच हार्मोन होता है, ये मेल फीमेल में अलग होता है। याद रखिएगा, एफएसएच केवल फीमेल में पाया जाता है, एफएसएच केवल फीमेल में पाया जाता है। जो एलएच होता है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण को उत्प्रेरित करता है। निर्माण करता नहीं है, निर्माण को उत्प्रेरित करता है। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से उत्पन्न होता है? कहीं विरिसन से। कहां से? विरिसन से। लेकिन उत्पादन को कंट्रोल उत्प्रेरित कौन करता है? तो एलएच हार्मोन। अब महिला में एलएच हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन को उत्प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? अंडाशय से। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? एलएच हार्मोन कंट्रोल करता है। और एलएच कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। यानी कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि का ही पूरा ग्रंथियों पर कंट्रोल पाया जाता है। चलिए, इनके बाद हमारा जो होता है वो होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच जिसको बोलते हैं, यानी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उस पर कंट्रोल किसका है? टीएसएच हार्मोन का। टीएसएच कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद तो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जो एलटीएच हार्मोन भी कहते हैं, ये दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है, दुग्ध उत्पादन में मदद करता है, याद रखिएगा। और उसके बाद एल्डी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जो जल संतुलन बहुमूत्रता रोग होता है, अगर इसमें कमी हो गया तो इसमें क्या होता है? अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी है? तो बहुमूत्रता, है ना, जिसमें बार बार पेशाब लगता है। इसी को एडीएच हार्मोन हम लोग वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ये सब हमारा जो अभी 5 हार्मोन था, 6 हार्मोन, ये कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। एक 7वां हार्मोन भी आपको याद रखना, वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। इसे हम लोग जन्म हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जन्म हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और गर्भाशय की दीवारों में जो संकोचन होता है, जब प्रसव के दौरान, जब बच्चा पैदा होने लगता है, यही हार्मोन मदद करता है और दूध निर्माण को भी उत्प्रेरित करता है। तो आजकल ऑक्सीटोसिन का सुई लगा करके गाय भैंस से दूध उत्पादन करवाया जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा 1 शॉट हो गया किसका? पीयूष ग्रंथि का कुल मिलाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे है थायराइड ग्रंथि के बारे में। न जाने कई बार पूछा गया है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तब कहेंगे कौन सा? थायराइड। केवल सबसे बड़ी ग्रंथि तब यकृत बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये बातों को। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों? आयोडीन जरूरी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादन कम हो जाएगा तो फिर उस रोग को हम कहेंगे कौन सा रोग? घेगा रोग। कैसे हो जाएगा? थायरोक्सिन उत्पादन जो कम होगा तो ये जहां जो हमारा थायराइड ग्रंथि है ये लटक जाएगा, जिससे हार्मोन का आपूर्ति लगभग होने लगती है। जब लटक जाएगा तो लटकने से हार्मोन का आपूर्ति होने लगती है। इस लटकने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? घेगा यानी गाइटर गलकन रोग से जानते हैं। तो थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। और थायरोक्सिन निकलने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। तो कहने का मतलब हुआ आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेगा रोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे पैराथायराइड। इसी के बगल में है पैराथायराइड, दोनों तरफ लटका हुआ है कितनी जैसे। तो पैराथायराइड जो है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसे आउटू भी कहते हैं, याद रखिएगा। और कैल्शियम के पाचन में ये मदद करते हैं, कैल्शियम के पाचन में। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो कैल्शियम पाचन नहीं होगा, ब्लड का जब क्षरण होने लगेगा जो किडनी में, तो किडनी में कैल्शियम जाके जमा हो जाएगा। और कैल्शियम पचता तो नहीं है, कैल्शियम जमा हो जाएगा। कैल्शियम जमा होते होते पथरी का रूप ले लेगा, इसे हम लोग पेट में पथरी के नाम से जानते हैं। ये पैराथायराइड के कारण ही हो पाता है। दोस्तों जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। इससे निकलते ये किडनी के ऊपर में पाए जाते हैं, दोनों किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 2 होते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। इससे क्या निकलता है? एड्रेनलिन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन?
एड्रेनलिन का स्राव होता है, जो इसे हम लोग लड़ो या भागो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी, लड़ो या भागो, ठीक है, तो इस नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो इमरजेंसी में काम होता है, और जो हमारा जो हृदय धड़कन होते हैं इनसे डायरेक्ट रक्तचाप को कंट्रोल यही करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बातों को। थैमस ग्रंथि पर हालांकि अभी शोध चल रहा है, लेकिन थैमोसिन नामक हार्मोन निकलता है, ये बात इसमें पता चला है। जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि यहाँ होता है दोस्तों मस्तिष्क में, ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो चमड़ी के रंग को प्रभावित करता है। त्वचा का रंग कैसा है, ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, जिसमें मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होगा वो ज्यादा काला हो जाता है, और जिसमें कम होगा वो ज्यादा गोरा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, जो अग्नाशय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अग्नाशय एक बहिस्रावी ग्रंथि है, और अग्नाशय के ऊपर में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, जिसका खोज लैंगरहैंस ने किया था, इसीलिए उसको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय कहीं न कहीं, जो ये हमारा अग्नाशय है इसी के ऊपर ये द्वीप पाए जाते हैं, इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, द्वीप। तो कुल मिला के जो अग्नाशय है वो हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है, इसके ऊपर जो द्वीप पाए जाते हैं वो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कह देते हैं ये अग्नाशय ही है। अग्नाशय को ही कहा जाता है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि। अग्नाशय को क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा ग्रंथि जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों होता है, आप लोग को क्या उत्तर देना है, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के ऊपर जो हमारा लैंगरहैंस की द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप दो प्रकार की सेल से बनता है, पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है हमारा जो ग्लूकागोन का उत्पादन करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन का उत्पादन करता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। वहीं पर जो हमारा बीटा सेल है वो इंसुलिन उत्पादन करता है, जो सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर बीटा सेल से इंसुलिन किससे, लैंगरहैंस बीटा सेल से निकलता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है, हमारे शरीर में चीनी नहीं पचता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। इसी शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो घाव जब कहीं पर हो जाता है तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता शुगर की मात्रा बढ़ने से, और पेशाब करने के बाद वहां पर चीटा उठ जाता है, यानी कहने का मतलब उसमें सुक्रोज ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे रोग को हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, चीनी रोग कहते हैं, शुगर बीमारी कहते हैं। शुगर बीमारी जिसको रहता है, जिसको डायबिटीज ज्यादा होता है, उसका ऑपरेशन नहीं करता है डॉक्टर। कारण क्या है, ऑपरेशन करने से उसका घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, इसीलिए ऑपरेशन करने से पहले सबसे पहले डायबिटीज टेस्ट किया जाता है, यानी इंसुलिन की कमी है कि ये टेस्ट किया जाता है। चलिए, जो हमारा अंतिम ग्रंथि है, हमारे शरीर में 8 अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतिम हमारा जनन ग्रंथियां हैं। जनन ग्रंथि आपको पता है मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। जो मेल होते हैं, मेल में हमारा विरिसन होते हैं। अगर जनन ग्रंथि बात करें, मेल में हमारा कौन होते हैं, विरिसन होते हैं। मेल में कौन होते हैं, विरिसन। विरिसन से कौन सा हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा, अनाम अंतर एंड्रोजन निकलता है। फीमेल में हमारा कौन होते हैं, अंडाशय होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, अंडाशय। अंडाशय से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। और विरिसन का एक और काम है, विरिसन का एक और काम है शुक्राणु उत्पादन करना, और हार्मोन में एंड्रोजन उत्पादन करना। अंडाशय का एक काम है अंडाणु उत्पन्न करना, और हार्मोन में एस्ट्रोजन उत्पादन करना। जो हमारा और कई हार्मोन है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, ये जो अंडाशय में एक जगह बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी ग्रंथि है, अस्थायी ग्रंथि है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी ग्रंथि है जो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। कॉर्पस ल्यूटियम से ही हमारा कौन सा निकलता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये हमारा अंडाशय में ही पाए जाते हैं। और इसी से अंडाशय से वो रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है, जो प्रसव के दौरान रिलैक्स प्रदान करता है। दोस्तों, विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब अगला वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, और वीडियो यदि पसंद आया होगा एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।